आगे रखा गया, सामने रखा गया कि तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, सिर्फ इस्तेमाल ही ना हो, वो सुरक्षित भी रहे। इस तरह के ऐप बनाए गए हैं। अगर गंभीर अपराधों की बात हो, गंभीर अपराधों में वीडियोग्राफी या सीजन जो होते हैं वो सीधे ऐप में भेजे जा सके, एक तरह से उसकी बात। और जो तमाम पहलू है, जो इंटर ऑपरेबिलिटी है इसकी, पुलिस, न्यायपालिका, विक्टिम हो, फॉरेंसिक लेबोरेटरी हो, इन तमाम लोगों के बीच वो तमाम चीजें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत ही गंभीरता से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। और ये उनका ही सपना था कि औपनिवेशिक काल के जो चिन्ह हैं वो खत्म होने चाहिए। खास तौर से आपको याद होगा कि पहले जो 2 टर्म पीएम मोदी के रहे थे, उसमें उन्होंने 1,500 से भी ज्यादा जो पुराने कानून है, जो ऑब्सोलीट कानून थे, जिनकी आज के समय में आवश्यकता नहीं थी, उसको उन्होंने खत्म करने का काम किया। तो एक बीज वहीं से इसकी रख दी गई थी। और जब 2019 में व्यापक कंसल्टेशन के बाद कम से कम 4 साल तक अकेले गृह मंत्री की बात की जाए तो उन्होंने 150 से भी ज्यादा समीक्षा बैठ के लिए राज्यों से बात की गई, केंद्र शासित प्रदेशों से बात की गई, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनके जजेस से सलाह मशवरा किया गया, विश्वविद्यालयों से, विभिन्न कानूनविदों से, जो शिक्षाविद हैं, हर स्तर पर, चाहे आम लोगों, हर स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद इन कानूनों को लाया गया। इतना ही नहीं, संसद में भी जब स्टैंडिंग कमेटी के पास इसको भेजा गया था तो 90 से माफ कीजिएगा, 90 से जो ज्यादा सुझाव थे स्टैंडिंग कमेटी के, जो विभिन्न दलों की तरफ से आए थे, उसको इस कानून में समाहित किया गया। तो बहुत व्यापक विचार विमर्श के बाद इस कानून को लाया गया और उसकी वजह से आज ये मुमकिन हो पा रहा है, ये संभव हो पा रहा है कि आज पूरे देश में सफलतापूर्वक ये कानून लागू हो पा रहा है। और अब देखिए, जो अधिकार हैं आज लोगों को मिले हैं, चाहे आप कहीं हो बैठे हों, आपको अगर कोई एफआईआर दर्ज करनी है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं, आप 0 एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। आपको अपने उस इलाके के थाने में जाने की जरूरत नहीं है। एफआईआर के 7 दिन के भीतर ही जांच शुरू करनी होगी पुलिस को, उस जांच को आगे बढ़ाएगी, उसको चार्जशीट फाइल करनी है। एफआईआर फाइल करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर और न्याय प्रक्रिया दिलाने में 3 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। तो ये सब कुछ तय किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब इन कानूनों में अलग से चैप्टर महिला और बाल अपराधों के लिए रखा गया है। तो निश्चित तौर पर जो एक दंड प्रणाली की बात करता था पुराने कानून में, दंड से न्याय तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। और थीम भी है, आज जब पीएम मोदी इस कार्यक्रम में आए हैं तो सुरक्षित समाज विकसित भारत, वो थीम इस कार्यक्रम की भी रखी गई। जी जी सुधाकर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि दंड से न्याय पर ध्यान केंद्रित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस था और हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो 3 नए आपराधिक कानून का सफल कार्यान्वयन हो रहा है, उसको लेकर के किस तरह से समाज में भी कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया को लेकर के विश्वास बढ़ा है। तो इस पर 0 एफआईआर की बात हो, महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों की बात हो, या फिर हम देखते हैं कि बच्चों को लेकर के कई सारी ऐसी धाराएं भी इस नए कानूनों में जोड़ी गई जिससे समाज में एक तरह का विश्वास पैदा हो, पुलिस प्रशासन पर भी, न्याय व्यवस्था पर भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, आप आज के दिन आप ऑनलाइन घटनाओं की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर सकते हैं, 0 एफआईआर कर सकते हैं। आज इन कानूनों के जरिए, ये जो तीनों कानून है उसके जरिए आपको एफआईआर की जो निःशुल्क प्रति प्राप्त हो सकेगी। अगर दुर्भाग्य से आपका कोई परिजन गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तार व्यक्ति के भी अधिकार इस कानून में सुरक्षित किए गए हैं। उसको अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने का अधिकार होगा। जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है, अगर लोग गिरफ्तार होते हैं तो वो सूचना पट्टी पर तमाम गिरफ्तार लोगों की सूची भी प्रकाशित करेगा। सबसे बड़ी बात जो इस कानून में किया गया है, आने वाले 50-100 सालों में जो नई तकनीकें आने वाली हैं
उसको कैसे एक तरह से चाहे सबूतों में जगह देने की बात हो या तो साक्ष्य इकट्ठा करने के दौरान उसके इस्तेमाल की बात हो, उसको सामने रखा गया है। जो चाहे एविडेंस कलेक्शन की बात हो, सीजर की बात हो, उसकी पूरी तरह से वीडियोग्राफी करनी होगी ताकि साक्ष्यों के साथ जो अक्सर छेड़छाड़ की बात सामने आती है उसको खत्म किया जा सके। नए कानून में बिल्कुल आपने सही कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है और सूचना देने के 2 महीने के भीतर ही उसकी जांच पूरी करनी होगी। जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसको हर स्टेज पे खासतौर से शुरुआती के जो 90 दिन है उसके भीतर उसको जांच प्रगति की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। दूसरों के लिए बच्चों के जो चिकित्सा उपचार है उसके लिए सुविधा देनी पड़ेगी। अब आज इलेक्ट्रॉनिक समन देने की जो व्यवस्था हो रही है, इसे कानूनी प्रक्रिया को तेजी से चलाया जा सके। महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहा है तो अपराध के लिए जहां तक संभव हो पीड़ित महिला का बयान महिला मजिस्ट्रेट या उसकी अनुपस्थिति में किसी महिला की उपस्थिति में ही दर्ज हो ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता का भी ध्यान रखा जा सके। जो पुलिस रिपोर्ट करती है और अन्य दस्तावेजों की जो आपूर्ति है उसको 14 दिन के भीतर पीड़ित को वो तमाम चीजें प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। तो इस तरह के जो तमाम पक्ष है, पहलू हैं, और आप देखिए किस गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस डेमोन्स्ट्रेशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपनी तरफ से सवाल जवाब भी कर रहे हैं और ये उनका एक सपना था। इसको आप अगर बात कीजिएगा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, कानूनविद है, पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, आम लोग हैं, तो उनका जरूर कहना है कि जो सुविधा आज उनकी बढ़ी है, जो आज सुनवाई हो रही है, अगर कोई पीड़ित है तो आज जस्टिस आप चंडीगढ़ की बात कीजिए तो पिछले 5 महीने में 900 से ज्यादा FIR दर्ज हुए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 महीने के भीतर 4 कन्विक्शन भी हुए। पुराने कानूनों में इस तरह की तेजी संभव नहीं थी। तो आज स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस भी मिल रहा है। तो बहुत एक तरह से कह सकते हैं दूरदर्शी सोच के साथ बनाए गए ये तीनों कानून है। चाहे भारतीय न्याय संहिता की बात हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात हो, साक्ष्य अधिनियम की बात हो, इन तीनों कानूनों की। जी सुधाकर, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर लगातार तकनीक पर है और ये कानून में भी कहीं ना कहीं तकनीक पर जोर दिया गया है। जो वादी हो वो अपनी तरफ से तकनीक का यानी कि ऑडियो विजुअल का भी सहारा ले सकता है। साथ ही साथ हमने अभी देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब महानिदेशकों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी उन्होंने तकनीक पर ज्यादा जोर दिया था कि किस तरह से देश की पुलिसिंग होनी चाहिए, आप कैसे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये नए कानून भी बताते हैं कि तकनीक के साथ देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से जनता और शासन और प्रशासन का समन्वय हो सकता है ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा न्याय मिल सके। बिल्कुल। और देखिए, मैं PM मोदी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि आज व्यवस्था को डंडे से नहीं बल्कि डेटा से चलाने की जरूरत है। तो हमारे पास ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ अगर ज्यादा अपराध हो रहे हैं, किस तरह के अपराध हो रहे हैं और उनसे निपटने के लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें तकनीक का सबसे ज्यादा सहारा कैसे लिया जा सकता है। अभी भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन हुआ था, उसमें भी खासतौर से आज नए जमाने के अपराध हो, चाहे साइबर अपराध हो या फिर जिस तरह से डीप फेक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन तमाम चीजों से निपटने की किस तरह की व्यवस्था हो सकती है और उसके प्रावधान भी इन तीनों नए कानूनों में मिलते हैं। तकनीक की ही अगर बात की जाए तो किस तरह से उन तमाम चीजों को आज ई साक्ष्य के जरिए अगर कोई भी घटना होती है तो ई साक्ष्य ऐप में उसके बारे में जो तमाम वीडियो एविडेंस है उसको दर्ज किया जा सकता है। उससे कभी कोई उसका एक सेपरेट क्लाउड स्टोरेज होगा और उससे कभी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। न्याय सेतु जो ऐप है वो इंटर ऑपरेबल बनाता है इस पूरे सिस्टम को। चाहे अगर आप फॉरेंसिक लेबोरेटरी जांच के लिए किसी साक्ष्य को भेज रहे हैं तो उसको तय समय सीमा के भीतर न सिर्फ जांच पूरी करनी पड़ेगी बल्कि पुलिस को रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो ऑनलाइन ही
उस रिपोर्ट को पुलिस देख सकेगी, न्यायालय की व्यवस्था उस रिपोर्ट की देख सकेगी। न्याय सूची के जरिए आज आपको किसी कैदी को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जेल से कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हियरिंग संभव हो पाएगी और उसको एक कानूनी मान्यता भी मिलती है। तो इस तरह की जो ई सम्मन की व्यवस्था है, तो ये इस तरह की व्यवस्था है जो नए जमाने की तकनीक है उसका अनुसरण किया गया है। तो साथ ही साथ जो आज के जमाने की जो सर्वर लॉग्स हैं और इस तरह की जो तमाम चीजें हैं, उन व्यवस्थाओं को भी साक्ष्य अधिनियम में जगह दी गई है। तो निश्चित तौर पर जो अगले 15-20 सालों में जिन चुनौतियों का सामना कर सकता है देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और खास तौर पे हम जब आज एस्पायर कर रहे हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, हम जानते हैं कि इसमें चुनौतियां भी, चाहे आंतरिक जो चुनौतियां हों या बाहरी ताकतों की तरफ से मिल रही चुनौतियां हैं, वो बढ़ेंगी। जब भारत विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है 2047 तक, तो ये चुनौतियां सामने आएंगी। लेकिन उन चुनौतियों से निपटने में ये बहुत बड़ा हथियार, ये तीनों नए कानून साबित होने वाले हैं। ये नए भारत के नए कानून एक सुरक्षित समाज भी बनाएंगे और विकसित भारत भी बनाएंगे। सुधाकर, हम ये भी देखते हैं कि नए भारत की जो ये विकास यात्रा है, इसमें आतंकवाद को लेकर के लगातार पुरजोर तरीके से, चाहे वो राष्ट्रीय मंच हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवाज बुलंद की है। आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ाया गया है कि आतंकवाद बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये जो 3 नए आपराधिक कानून है, इसमें भी पहली बार आतंकवादी शब्द को परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि राजद्रोह जो है उसको देशद्रोह की श्रेणी में लिया गया है। इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं आप? जो नए आपराधिक कानून है उसमें किस तरह से वो सारी नई चीजें जिससे भारत की जो विकास यात्रा है वो राष्ट्रीय मंच पर तो और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आगे बढ़ेगी और सुदृढ़ होगी। बिल्कुल, देखिए आतंकवाद पहले क्या होता था, एक तो आतंक का मुकाबला करने के लिए उस तरह की कानूनी ताकत ना पुलिस के पास थी, और दूसरा क्या होता था, आतंक के नाम पर कई बार ऐसे मामले भी सामने आए जब कुछ राज्यों में पुलिस ने कुछ लोगों को परेशान किया होगा, ऐसे आरोप लगे। लेकिन आतंकवाद को जब पूरी तरह परिभाषित किया जाता है, आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित किया जाता है, तो इस तरह के घटनाएं होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। और एक बहुत बड़ी पहल इस कानून के जरिए की गई है। और ये इसको इस बात से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हमने जो इंडिविजुअल टेररिस्ट को टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बात की थी, और आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए NIA देश के बाहर जाकर भी जांच कर सके, ये ताकत दी थी कानूनी बदलावों के जरिए। तो उसमें एक और पड़ाव, एक बड़ा पड़ाव आतंकवाद को, आतंकी कृत्यों को परिभाषित करना है। इसके साथ साथ ही देखिए मॉब लिंचिंग जैसे अपराध है उसको परिभाषित किया गया, और उसके लिए एक आजीवन कारावास से लेकर मौत तक की सजा के सख्त प्रावधान किए गए हैं। पहले राजद्रोह का मतलब ये होता था कि अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, देखिए ये अंग्रेजी जमाने के कानून थे, और अंग्रेज अपनी राजसत्ता और अपने खजाने की रक्षा के लिए वो कानून लेके आए थे। लेकिन बाद में कई सरकारों ने उसका दुरुपयोग किया, उसको किया है मोदी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने। अब राजद्रोह की बात नहीं होगा, अगर सरकार के खिलाफ आप बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप पर कोई मुकदमा नहीं लगा सकता। लेकिन आप जब देश के खिलाफ कदम उठाएंगे, देश के खिलाफ साजिश करेंगे, जरूर उसके लिए प्रावधान जोड़े गए हैं। देशद्रोह के अपराध को और भी ज्यादा सख्त सजा मिले देशद्रोह करने वालों को, उसकी जरूर व्यवस्था की गई है। तो इस तरह के जो नए प्रावधान हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो भारत की चुनौतियां हैं, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो सामने आ सकती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। इसके माफ कीजिएगा, इसके साथ ही जो लिंग की परिभाषा है, उसमें लिंग की परिभाषा में जो ट्रांसजेंडर है उसको भी लाया गया है, उसको भी समावेशित किया गया, तो उसको भी वो राइट्स मिल सके पुरुष महिलाओं की तरह जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उसकी व्यवस्था की गई है।
जो सभी कानूनी कार्रवाई जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित हो सके, उसमें चाहे पीड़ित हो चाहे गवाह हो, उसकी सुविधा। आप देखिए क्या होता है कि कहीं दूर किसी गवाह को गवाही देने के लिए जाना है, पीड़ित को या बार बार आने की परेशानी, इस तरह की परेशानियों से उसको बचाया जा सकता है। तो आप देखिए किस तरह से स्पीड से काम हो सकेगा, और उसकी वजह से तारीख पर तारीखें बढ़ती रहती हैं। तो वो अब तारीख पर तारीख का जमाना बदले, उसमें ये बहुत बड़ा मददगार साबित होने वाला है ये तीनों नए कानून। जी जी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भगोड़े अपराधियों की बात हो या फिर भाषा पर जोर देने की बात हो, ये तीन जो नए आपराधिक कानून है ये इस तरह पे इशारा करते हैं कि भगोड़े अपराधी होंगे, किसी भी श्रेणी में वो अपराधी हैं तो वो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, और साथ ही साथ अगर वो अनुपस्थित हैं यानी कि अगर वो देश से भी भाग गए हैं तो भी उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। यानी कि जिस तरह की परिस्थितियां देश में लगातार बन रही थी उसको लेकर के भी ये कानून बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अपराध करेंगे और उसके बाद आप किसी और देश में जाकर के शरण ले लेंगे लेकिन भारत आपको माफ कर देगा। तो ये जो आधुनिक कानून है, जो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उसी तरफ शायद इशारा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और पहले जो बहुत ही कम ऐसे मामले थे जिसमें किसी व्यक्ति को प्रोक्लेन ओफेंडर या फिर भगोड़ा घोषित किया जा सकता था, लेकिन उसका दायरा अब बढ़ाया गया। अब 100 से ज्यादा ऐसे अपराधों की श्रेणी तय की गई है जिसमें अगर कोई व्यक्ति पेश नहीं हो रहा है, बहुत बार समय देने जाने के बावजूद भी, और वो देश से भागता है, तो उसको भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। और उसकी अनुपस्थिति में जो सीजर की कार्रवाई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, फैसले की बात हो, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं माइलस्टोन स्टेप। दूसरा, हम लगातार बात कर रहे थे कि किस तरह से ये ह्यूमन सेंट्रिक, विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया है। जो महिलाएं हैं, 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 60 वर्ष से आयु के ज्यादा जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है हमारे, जो विकलांग है या गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, तो उनको पुलिस स्टेशन में जाने की छूट भी मिलती है इस कानून के जरिए। चाहे किसी वजह से हो सकता है एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया जाना, तो उनको इससे छूट मिलेगी। तो ये एक बड़ा प्रावधान है। हम बात कर ही रहे थे कि एक नया अध्याय महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर भारतीय न्याय संहिता में एक नया अध्याय अलग से जोड़ा गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ विभिन्न अपराधों को अब इस न्याय संहिता में लिंग तटस्थ भी बनाया गया है। मतलब सीधे कह सकते हैं कि लिंग की परवाह किए बिना, चाहे पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी पीड़ितों और अपराधियों को इसमें शामिल किया गया है। नए कानून में अगर अब क्या होता था पहले कि हर कानून में किसी बड़ी सजा का प्रावधान था, अब नए कानून में बहुत कोई छोटे मोटे अपराध हो उनको उनकी सजा जो है सामुदायिक सेवा हो सकेगी। बहुत छोटे एक कह सकते हैं एक तरह की वार्निंग देकर छोड़ देना, कोई अगर सुधरना चाहता है तो उसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के साथ ये कानून बनाया गया है। कई अपराधों में हो सकता है जेल की आवश्यकता ना हो, सिर्फ जुर्माने से काम चल जाए, इस तरह की सोच। क्या हमको अपने जेलों को नहीं भरना है, लोगों को न्याय देना है, लोगों तक न्याय जल्दी पहुंचाना है। और ये जो 1 करोड़ से ज्यादा जो कैदी आज देश भर की जेलों में है, उस तरह की व्यवस्थाएं ना पनपे, लोगों को ट्रायल की तारीख ना मिले, इस तरह की व्यवस्था न हो, इन नए कानूनों से ही वो संभव हो सकेगा। जी सुधाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चंडीगढ़ के लिए तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है ही, लेकिन किस तरह से बाकी राज्यों के लिए भी एक आदर्श के रूप में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ देखने को मिलेगा, जिस तरह से तीनों नए आपराधिक कानूनों की सफलता के पायदान पर चंडीगढ़ पहुंचा है। बिल्कुल। देखिए, अब जब चंडीगढ़ ने करके दिखाया है, 100% इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया। आप देखिए, आज देश के लगभग 100% पुलिस थाने वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं। इन 100% थानों में आप 0 FIR कर सकते हैं, वो इंटर ऑपरेबल भी बन चुके हैं। CCTNS जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग, उसका के जरिए इसको जोड़ा गया है। आज आप देश में कहीं भी अपराधी छुपा हो या किसी जेल में बंद हो, उससे न्याय सूची के जरिए उसकी
उससे पूछताछ कर सकती है, बातचीत कर सकती है। फिंगर प्रिंटिंग का हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो ये तमाम चीजें हैं। निश्चित तौर पर आज चंडीगढ़ ने जो करके दिखाया है, बहुत ही कम वक्त में मुझे लगता है कि जिस तरह से आज पुलिस का भी इंटरेस्ट बना है, जिस सरल भाषा में ये कानून आए हैं, और सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी नहीं बल्कि 8वीं अनुसूची की जो भारतीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं में भी जो ट्रेनिंग की व्यवस्था या एफआईआर लिखने की व्यवस्था, शिकायत करने की व्यवस्था, वो तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत कम वक्त में आने वाले समय में हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश इसको 100% इम्प्लीमेंट कर पाएगा। और जिस तरह से चंडीगढ़ में 5 महीने में ही कन्विक्शन दिलाने की, जो सजा दिलाने की शुरुआत हुई है, एफआईआर से लेकर न्यायालय से सजा मिलने तक, तो उस तरह की परिस्थितियां हर राज्य में पैदा होंगी। जी सुधाकर, आज के कार्यक्रम का जो विषय की अगर बात करें तो सुरक्षित समाज विकसित भारत, दंड से न्याय तक, साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से सुरक्षा प्रदान करने का ध्येय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि समाज में सुरक्षा का भाव पैदा हो, विकसित भारत की जो यात्रा है लगातार आगे बढ़ती रहे। वहीं भारत की संप्रभुता की बात करें, एकता की बात करें और अखंडता को खतरे में डालने की जो भी साजिशें हुई, उसके खिलाफ ये कानून कहीं न कहीं कड़े तौर पर सामने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारत की एकता, अखंडता को ये कानून सुनिश्चित करता है। ये कानून जो दंड प्रणाली से एक न्याय प्रणाली की तरफ पूरी व्यवस्था को लेकर जाता है। ये कानून जो पुलिस के अधिकार या सरकार के अधिकार से ज्यादा अब पीड़ितों को अधिकार देता है, विक्टिम को सहूलियत देता है। ये नए कानून स्पीडी ट्रायल से लेकर स्पीडी जस्टिस की बात करता है और उसको जमीन पर करके दिखाता भी है। ये नए जो कानून हैं, ये लिंग के साथ कोई भेदभाव नहीं, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर सबके लिए समान रूप से एक तरह से व्यवस्था करता है। ये नए कानून जो भी कमजोर हैं, चाहे बच्चे हों, सीनियर सिटीजन हो, महिलाओं हो, उनके लिए विशेष व्यवस्थाओं की बात करता है। ये नए कानून आज दुनिया की जो आधुनिकतम तकनीकें हैं उसके इस्तेमाल को आगे बढ़ाता है। ये नए कानून जो आने वाले समय में भारत की जो चुनौतियां बनने वाली हैं, उन चुनौतियों के समाधान की बात करता है। ये नए कानून आप कह सकते हैं जो विकसित भारत का, सुरक्षित समाज का, जो विकसित भारत के साथ सुरक्षित समाज का जो सपना है उसको साकार करने की बात करता है। तो उस लिहाज से जरूर कह सकते हैं कि अगर आने वाले समय में मौजूदा सरकार के कुछ बहुत बड़े कामों को और देश की जो बीते 75-77 वर्षों की जो यात्रा, उसमें अगर याद किया जाएगा तो एक युगांतकारी सुधार के तौर पर आने वाले समय में इसको याद किया जाने वाला है। जी, अगर संगठित अपराध की बात करें सुधाकर, या साइबर अपराध जो कि वर्तमान की एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, तकनीक की तरफ तो हम लगातार आगे जा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ साइबर अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर हम देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिस पर लोग जाकर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसको लेकर के काम किया जा रहा है। ऐसे में ये कानून कितना शरण देता है, संरक्षण देता है उन लोगों को जो कहीं ना कहीं साइबर अपराध में ट्रैप हो जाते हैं। वो आम जनता जो तकनीक की तरफ तो बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारी बारीकी से वो नहीं जानती कि वो साइबर अपराध की श्रेणी में कहीं ना कहीं लिप्त हो जाएगी, या फिर ट्रैप जो लोग कर रहे हैं, एक बड़ा जाल बिछा हुआ है जो कि साइबर अपराध को बढ़ावा दे रहा है। उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए ये कानून कितना प्रभावशाली नजर आता है? बिल्कुल। देखिए, साइबर अपराध बहुत ही गंभीरता से पिछले कुछ समय में इसको लिया जा रहा। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर बात की थी, किस तरह से उसको लेकर समाज में जागरूकता आनी चाहिए। तो एक तरफ एक पहलू जहां अवेयरनेस की बात है, ताकि लोग इस तरह के स्थितियों में फंसे ना। अगर फंसते हैं तो तुरंत उनको एक मदद मिल सके, चाहे 1930 के जरिए। आप अगर आपको जिस वक्त भी पता चलता है कि आपके साथ कोई साइबर अपराध हुआ है, आप तत्काल उसी क्षण शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसका तुरंत नोटिस लिया जाएगा। अगर आपके खाते से पैसे निकाले गए हैं तो उसको फ्रीज किया जाएगा। आपको पुलिस की मदद चाहिए तो वो मदद आप तक तुरंत पहुंचाई जाएगी। और साथ ही साथ
जो आज इन्वेस्टिगेशन की बात है कि तय समय में इन्वेस्टिगेशन होगा, विक्टिम को अपडेट करना पड़ेगा, न्यायालय तक से सजा दिलाने की व्यवस्था होगी, तो जो आज डिजिटल एविडेंसेस है उसको काफी प्रमुखता दी गई है, कानून में जगह दी गई है, जो पहले मुमकिन नहीं था। तो नए जमाने के जो अपराध हैं, साथ ही साथ संगठित अपराध, खासतौर से चाहे वो मानव तस्करी की बात हो, आतंकी संगठनों की बात हो, इस तरह के जो संगठित अपराध हैं उसके लिए कठोर पनिशमेंट की बात की गई है। और उसके लिए हम जानते हैं कि हमारे विशेष रूप से एनआईए जैसी एजेंसीज भी हैं, इस तरह के मामलों की बहुत प्रमुखता से जांच कर रही हैं, उनका 90% से ज्यादा कन्विक्शन रेट भी है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत युगांतकारी बदलाव इन कानूनों के लागू होने के बाद इस तरह की स्थितियों से निपटने में जो मदद मिलने वाली है। जी सुधाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टाइमलाइन पर बहुत जोर रहता है, अगर वो कोई भी समाज के उत्थान के काम हो, जिस तरह से हम देखते हैं कि शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, उसी तरह से अगर हम उसको अगर दूसरे नजरिए से भी देखें तो आरोप पत्र में भी टाइमलाइन पर जोर दिया गया है। ये जो 3 नए कानून है, आपराधिक कानून, ये बताते हैं कि आपको टाइमलाइन का तो ध्यान रखना होगा कि अगर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तो कितने दिनों में आपको उस पर काम करना होगा, टाइमलाइन आरोप पत्र को लेकर के क्या होगी, यानी कि त्वरित न्याय कैसे मिले, इस पर जोर दिया गया है खास तौर पर। सर, आपको चार्जशीट फाइल करनी होगी, विशेष परिस्थितियों में आपको 90 दिन का और अतिरिक्त समय मिलेगा, और मतलब 180 दिन के भीतर। और ये बिल्कुल टाइमलाइन के साथ समान। उसके बाद कितने दिन में कोर्ट को नोटिस लेना है, अगर सुनवाई पूरी हो गई है तो 30 दिन के भीतर कोर्ट को सजा भी सुनानी है, फिर अपील के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं 3 साल के भीतर पूरी होनी है। इसके लिए बाकायदा टाइमलाइन है, अगर टाइमलाइन नहीं पूरे होते हैं तो इसके लिए भी जवाब देना पड़ेगा। तो जो जवाबदेही है